हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सी-टेट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को लेकर। आज जिस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो है ईवीएस यानी कि पर्यावरण। तो हम इस वीडियो में पर्यावरण के 10 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, उन्हें डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे थोड़ा सा भी मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आपकी हेल्प करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। आपका दिन बहुत ही अच्छा बीता होगा। आने वाला कल भी फ्रेंड्स आपका बहुत अच्छा बीतेगा और मेहनत करते रहिए, आने वाले सी-टेट को क्रैक करिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के 10 क्वेश्चनों को, और इन क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उन्हें आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक पूर्वोत्तर में है? मतलब आपका पूर्वी राज्यों में से, पूरब की तरफ पूर्वी राज्यों में से कौन सा सबसे पूरब है? ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कहा क्या है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। तो मान लीजिए यदि आप रफली यहीं पे बना लेते हैं भारत का मानचित्र, ठीक है। यदि हम भारत का मानचित्र बना लें, जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये इधर गया, तो पहले पूरा भारत यहाँ से बना लेते हैं। भाई पूरा आना भी तो चाहिए, ठीक है। तो इससे तो बन ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मान लीजिए आपके ये हो गए, ये आपका मान लीजिए इंडिया है। रफली बनाया है मैंने, कोशिश करी बेहतर बनने की लेकिन बना नहीं। तो आप समझिएगा कि ये तो आपका पूर्वी एरिया की बात हो रही है यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। तो आप जब यदि इसको बांटेंगे तो आप ऐसे के इस तरह से बांटते हैं ना, ये आपका नॉर्थ और साउथ हो गया और ये आपका हो गया ईस्ट एंड वेस्ट ना। इधर आपका हो गया पूरब, ठीक है, पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो ये आपके जो 7 सिस्टर्स हैं ना, 7 सिस्टर वाला राज्य है, जिसमें से यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो इधर करके यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इधर सबसे कोने की बात यदि हम करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है ऐसे करके, वो हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड और असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये चारों जो हैं आपके पूर्वोत्तर राज्य ही हैं ना। ये 7 सिस्टर में से 4 नाम हैं इसके। लेकिन सबसे पूरब की यदि हम बात करें तो वो आपका जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सही हो जाएगा, ठीक है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रहता है अरुणाचल प्रदेश, यही सबसे क्या है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो पूरा यहाँ तक लगा हुआ होता है, ठीक है। और सिक्किम और नागालैंड सिक्किम ये सब इधर आके इतने दूर में आ जाते हैं सारे, लेकिन सबसे पूर्वी राज्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दूसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? मतलब पर्यावरण किस कक्षा से पर्यावरण को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट, एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है पर्यावरण का, किस कक्षा से। ऑप्शन देखते हैं, पहली और दूसरी कक्षा, दूसरा है ऑप्शन तीसरी से 5वीं कक्षा, फिर अगला है 6ठी से 8वीं कक्षा, फिर 9वीं और 10वीं कक्षा। तो यदि हम बात करें तो आपको कन्फ्यूज़न तो इन दोनों ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं होगा, जो है आपका 6ठी से 8वीं होगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि 6ठी से 8वीं, हाँ फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि आपको 6ठी से 8वीं तक हो कि हाँ, लेकिन 9वीं 10वीं तो नहीं हो सकता, और आप पहली और दूसरी भी नहीं कर सकते। इन दोनों ऑप्शन को तो आप, मुझे लग रहा है कि जहाँ तक क्लियर, क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा में हम बच्चे को पर्यावरण पढ़ाते तो हैं, लेकिन पर्यावरण एक अलग सब्जेक्ट नहीं होता। आप पहली और दूसरी कक्षा की बुक उठा के देखिए बच्चों की, नहीं है, ठीक है,
9वीं और 10वीं में होता है, 9वीं 10वीं क्यों ना हो, क्योंकि भाई सबसे बड़े बच्चे हो जाते हैं उस टाइम में। 9वीं और 10वीं की बात हो रही है, तो वहाँ पे पर्यावरण तो बहुत ज़्यादा बच्चे जान जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किस कक्षा से हम करते हैं पर्यावरण सब्जेक्ट की? तो 6ठी से 8वीं, तीसरी से 5वीं, इसमें आपको दिक्कत होगी। तो 6ठी से 8वीं बच्चा कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा समझदार हो जाता है, पर्यावरण को अपने कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। इसीलिए बेसिक नॉलेज जहाँ से हम एक घास से शुरू करेंगे बच्चे को ना, एक छोटी सी घास से फिर एक बड़े पेड़ और पौधे के बारे में बताएंगे, एक छोटी सी पक्षी के बारे में बताते बताते हम कोयल, तोता, उसके बाद चील, बाज, गिद्ध ऐसे बताएंगे ना। तो इस तरह से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो जिसका अगर हम बात करें एक छोटे से उदाहरण को लेकर हम समझाते हैं, तो वो कहाँ हो जाता है? तीसरी से 5वीं कक्षा में। याद रखिएगा कि तीसरी से 5वीं कक्षा तक, तीसरी कक्षा से हम पर्यावरण एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं आपके ये 2000 ना, रूपरेखा 2000 जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 जो है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सी टेट एवं की यूपी टेट में भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो 2000 की बात है, सन 2000 में आपका अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद की बात अगर मैं करूं तो 86वां, ठीक है, अनुच्छेद 86वां। ये कौन सा ना है रे भाई, नो, ठीक है, अनुच्छेद 86वां। और इसमें भी कौन सा भाग, 86वें का कौन सा भाग? ये है आपका 21A, ठीक है, 21A। 2000, सन 2000 अनुच्छेद 86वां और 21A या 21A में लिखा गया है कि संशोधन हुआ था ये, कि अनुच्छेद 86 और 21A में है कि जो 2000 से बच्चों को 12 से लेके और 16 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 86 और 21A से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 16 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा सी टेट में पूछा गया था, इवन मुझे याद नहीं था, अभी याद आया तो मैंने कहा बता दूं आपको। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है ये देखते हैं। ठीक है, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई? ठीक है फ्रेंड्स, किस वर्ष? ऑप्शन है वर्ष 1917 या वर्ष 1978, वर्ष 1981, वर्ष 1984 और वर्ष 1987। तो फ्रेंड्स इसमें से सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1984। अब इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं क्या है आगे। ठीक है, 1984, या हम अगर मान लें तो हम इसके बारे में बात करेंगे पर्यावरण विकास आयोग, पर्यावरण एवं विकास आयोग। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि हम पर्यावरण एवं विकास आयोग के बारे में बात करें तो हम ये बात करेंगे कि जो पर्यावरण एवं विकास आयोग है, इसकी स्थापना तो ठीक है 1984 में हुई, लेकिन किसके माध्यम से पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब ये आंसर तो आपका 1984 है, लेकिन 1983 में, कब? 1983 में एक जो है आपका आयोग गठित हुआ था। ठीक है, एक आयोग गठित हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे हम। वो था आपका ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है ना। इसकी शुरुआत, इस आयोग का गठन हुआ था 1983 में, जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, जिसका पूरा नाम है, इस टाइम में आप वर्तमान समय में पढ़ते हैं, जिसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है ब्रंटलैंड आयोग का पूरा नाम है आपका पर्यावरण एवं विकास आयोग। ठीक है, तो जिसकी इंग्लिश में बता दूं आपको फ्रेंड्स, आपको मैं इसकी इंग्लिश बता देती हूँ। फिलहाल इसको इरेज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, फिर से देख लेते हैं हम पर्यावरण एवं आयोग के बारे में। फ़िलहाल ये तो सही ऑप्शन था आपका। ठीक है, इसके बारे में बात करें हम तो ये हो जाएगा आपको WCET। ठीक है, कैसे
डब्ल्यू से हो जाएगा वर्ल्ड, ठीक है, डब्ल्यू से हो जाएगा वर्ल्ड, सी से कमीशन, उस आयोग का नाम जो अभी भी मैंने बताया है उस ब्रंडलैंड आयोग की बात हो रही है, ठीक है, जिसका ये वर्तमान नाम है। फिर से मैं लिख देती हूँ यहीं पे वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड आयोग, ठीक है, ये ब है, ब्रंटलैंड आयोग, ठीक है। इसका ये दूसरा नाम है, इसका नाम था आपका सी, इसमें मिल जा रहा है, थोड़ी सी क्लियरिटी रहे ताकि आपको समझ में आए। आयोग का नाम था आपका ब्रंटलैंड, ठीक है, फिर से जल्दी देख लेते हैं, ब्रंटलैंड आयोग, ठीक है, और इसका पूरा नाम इंग्लिश का जो है वो है WCED, ठीक है। ब्रंटलैंड पूरा वर्ड में, वर्ड की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब वो आयोग कमीशन में शायद होता है आयोग, आयोग गठित हुआ था ब्रंटलैंड आयोग, और जिसकी अध्यक्षता, जो ब्रंटलैंड आयोग था इसकी अध्यक्षता नॉर्वे की पूर्व जो प्रधानमंत्री थी ग्रो हरलिम ब्रंटलैंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने इसको बताया, वैसे आपकी इच्छा है तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर लिख लें ताकि आपको दिक्कत न हो आगे चल के। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो इसका ये सही ऑप्शन हो गया, माफ़ करिएगा, इसका ये सही ऑप्शन हो गया 1984 की 1983 में आयोग बैठा और पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1984 में हुई। आई होप आप रिलेट कर पाएंगे इसको। धुएं से आँखों में जलन पैदा करने वाला होता है ना, क्या है, तो वो है आपका सल्फर ऑक्साइड, PAN, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ओजोन की बात मैं अगले वीडियो में कर चुकी हूँ, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। सल्फर ऑक्साइड के भी बारे में मैं डिटेल बात कर चुकी हूँ। अब इन सब में तो जो क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड से जो धुआं होता है, इससे जो उत्पन्न धुआं होता है उससे आँखों में जलन क्यों होती है, आपने बखूबी हाई स्कूल इंटर में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसके बारे में सरिया मैम लोग कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, ऑप्शन है अनाईमुड़ी, डोटाबेटा, कोडाई कनाल, महेंद्रगिरी, ठीक है। तो आप दक्षिण भारत की बात करेंगे, ठीक है, दक्षिण भारत की, ये दक्षिण भारत आपका हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया। तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम आप सभी लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं कि पता नहीं होगा, यहाँ पे एक इधर से रेंज आती है ऐसे करके, ठीक है। तो यही पे अनाईमुड़ी आपका, अनाईमुड़ी है, तो अनाईमुड़ी ही दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर है। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो पहले का जो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया, पांचवे का जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला। चलिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वातावरण पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, जल चक्र पर, तापमान पर। तो फ्रेंड्स वर्षा की मात्रा जो है वो वायुमंडल की आर्द्रता पर जो है निर्भर करती है, क्योंकि जब पृथ्वी पे जो जल होते हैं वो वाष्पीकरण होकर जब गैस में वाष्पीक्रिया के द्वारा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जाके उषांक, जब एक उषांक तक पहुंच जाते हैं, उषांक आपको पता है जब जो है कि जब तापमान पर, जैसे जब वातावरण में जो आपका वाष्पीकरण होता है जल का, वो जब वातावरण तक पहुंचता है तो वो जल वाष्प बनकर क्या होता है, संघनित होकर द्रव के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। आप को याद होगा हाई स्कूल में हमें उषांक बहुत ही डिटेल में बताया जाता है कि वर्षा क्यों होती है उसके बारे में। तो वो किस पर निर्भर होता है, वायुमंडल की आर्द्रता पर, कितनी कमी है, नमी है, कितनी नमी है और कितनी नमी की कमी है, उसके हिसाब से ही वर्षा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, सौर की को मापने में। तो फ्रेंड्स ओजोन परत की मोटाई मापने में, ठीक है, जो है अब ओजोन परत की मोटाई मापने में, तो यदि हम बात करें ओजोन परत की मोटाई मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है, मैं उसका नाम बताती चलती हूँ आपको ताकि आप, तो उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर,
स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। और फ्रेंड्स, इसी का एक इकाई है डाप्सन। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ही क्या है, एक इकाई है जिसका नाम है आपका डाप्सन। तो डाप्सन एक इकाई है। और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, इसका जो है आविष्कार भी डाप्सन ने ही किया था और उन्हीं के नाम पे डाप्सन इकाई का नाम पड़ा। तो ये इकाई के द्वारा ही ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो नॉर्वे में, स्वीडन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो आंसर है आपका स्वीडन, 1972। ठीक है, स्वीडन में 1972 में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। अम्लीय वर्षा क्या है, इसके पहले वीडियो में जो मैंने 10 क्वेश्चन ईवीएस के लिए हैं उसके बारे में पूरा डिटेल बता चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वो वीडियो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर देखें, चैनल पर विजिट करें, आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। आगे है आपका वन के पेड़ों के छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक, मॉस। तो जीवाणु नहीं है, कवक भी नहीं है, मॉस भी नहीं है, आपका सही आंसर है लाइकेन। आप बताइएगा कि लाइकेन किसके किसके बीच की कड़ी है। ठीक है, आपको पता होगा बिल्कुल ही, कौन नहीं जानता। सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइकेन से उठाए जाते हैं, खासकर ईवीएस पोर्शन में। तो आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप चैनल पर जाके विजिट करें। मैंने ईवीएस के क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिसमें डिटेल में लाइकेन के बारे में और भी अधिक तरीके से बात करी है। उन जाके आप चैनल को विजिट करें, उन क्लासों को देखें, उन वीडियोस को देखें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब जब हम पर्यावरण बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अगर किसी क्षेत्र को घुमाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, या उसका उद्देश्य क्या होता है जब हम आस पड़ोस बच्चों को घूमने के लिए कहते हैं। पिकनिक मनाना, हाँ ये ठीक है। मनोरंजन भी ज़रूरी है पढ़ाई में। प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। छोटे बच्चे हैं, सरकारी योजना का निर्वाह उन्हें उनके पल्ले नहीं, वो तो घर की लोगों की बातों को मान ले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की तो पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, ये तो आप नॉर्मली ना सोचिए। सीडीपी कहता है कि सारे क्वेश्चन सही भी हों तो आप उस तरीके से सोचिए कि सबसे सर्वोच्च या सबसे सही, सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में जब क्षेत्र भ्रमण बच्चों को कराएंगे हम तो उसमें प्रत्यक्ष अनुभव बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। वो है आपका प्रत्यक्ष अनुभव। बिल्कुल, आपने जिसने गेस किया प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही सही है, क्योंकि जब हम एक छोटा सा बच्चा है उसको हम ले जाके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि यही था वन के पेड़ों के छालों पर कौन उगते हैं, तो लाइकेन उगते हैं। तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे ना लाइकेन क्या है, कैसे है। यदि बच्चों को हम वही किसी पेड़ के तने के पास ले जाते हैं जो पुराना पेड़ हो, ठीक है, और उसमें नमी हो थोड़ा ना, हर पौधों में नमी होती है क्योंकि जल जो है जड़ों से उनके विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम के द्वारा। तो जो है बच्चे को हम दिखाएंगे बेटा ये देखो जो है ना पेड़ पे लगा हुआ है उसके तनों पे, ये जो है लाइकेन है, देखो कितना सॉफ्ट है या जैसा भी है ना। तो बच्चे को जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हैं या दिखा के करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, बच्चों को अस्थायी ज्ञान हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चन और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे मेहनत करते रहिए, आने वाली सीटेट को क्रैक करिए। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ये बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन पाएँ और जो भी वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ वो आप तक पहले पहुँचे और आप उन्हें देखकर कुछ जो कन्फ्यूजन है, आपके जो बेसिक कन्फ्यूजन है उनको दूर कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।